वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑटोकैड इंटरव्यू क्वेश्चंस। ऑटोकैड या ड्राफ्टमैन के इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें से कुछ। ऑटोकैड या ड्राफ्टमैन के इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर लेकर आए हैं। उम्मीद है आपको इसमें से कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑटोकैड? ऑटोकैड क्या है? आंसर है, AutoCAD is a computer-aided design (CAD) computer-aided design software developed by Autodesk used for 2D drafting and 3D modeling in architecture, engineering and construction. AutoCAD एक CAD सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है जो कि Autodesk के द्वारा डेवलप किया गया है। इसमें हम 2D ड्राफ्टिंग करते हैं और 3D मॉडलिंग भी हम करते हैं। इसमें हम आर्किटेक्चरल के प्लान्स बना सकते हैं, इंजीनियरिंग के प्लान्स बना सकते हैं, कंस्ट्रक्शन के प्लान्स बना सकते हैं। आगे है, व्हाट इज द बेसिक यूनिट्स इन ऑटोकैड? आंसर, यूनिट्स कैन बी सेट एज आर्किटेक्चरल, डेसिमल, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल और साइंटिफिक यूजिंग द यूनिट्स कमांड। चलिए इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यूएन कमांड से हम ड्राइंग की यूनिट सेट कर सकते हैं, जैसे आर्किटेक्चरल, डेसिमल, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल, साइंटिफिक। आर्किटेक्चरल वर्क के लिए इसमें से हम फीट इंच का यूज़ कर सकते हैं और डेसिमल यानी कि हम मीटर में काम कर सकते हैं इसके अंदर। और इंजीनियरिंग ये फिर से फीट इंच का, इसमें हम फीट इंच में काम कर सकते हैं। इसी तरीके से आगे भी है, फ्रैक्शनल और साइंटिफिक भी है सकते हैं। यहाँ से हम सेट कर सकते हैं मिलीमीटर, फीट, इंच, सेंटीमीटर, किलोमीटर, जो भी है। आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन इसमें है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉडल स्पेस एंड लेआउट स्पेस? इसका आंसर है, मॉडल स्पेस यूज फॉर ड्राइंग एट एक्चुअल स्केल 1:1। लेआउट स्पेस पेपर स्पेस। लेआउट स्पेस जो होता है उसको हम पेपर स्पेस भी बोलते हैं, यानी कि प्रिंट होने के बाद पेपर पर हमारी ड्राइंग कैसी दिखेगी वह हम ऑटोकैड में हम लेआउट स्पेस में देख सकते हैं। यूज फॉर प्लॉटिंग एंड क्रिएटिंग व्यू पोर्ट्स विथ डिफरेंट स्केल्स। चूंकि इसमें आप देख सकते हैं कि स्केल 1:1 ही रहता है और लेआउट स्पेस में हम अलग अलग स्केल यूज कर सकते हैं। चलिए इसको प्रैक्टिकल देखते हैं। यह मॉडल स्पेस है, इस पर ड्राइंग 1:1 रहती है। इसमें मॉडल स्पेस से लेआउट स्पेस में जाने के लिए हम यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन यह है कि हम TI कमांड का यूज़ करेंगे। TI टाइल मोड, इसमें हम 0 प्रेस करेंगे तो लेआउट में चला जाएगा और 1 प्रेस करने पर ये मॉडल स्पेस में आ जाएगा। 0 ये अब लेआउट स्पेस में आ चुका है। ये ड्राइंग हमारी 1:75 पर सेट की गई है और इससे ऊपर वाली 1:150 पर सेट की गई है। यहाँ पर हम ड्राइंग को अलग अलग स्केल पर सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। और दूसरी बात यह है कि हमें किस पेपर पर प्रिंट निकालनी है, A4, A0, A1, उसके लिए भी यहाँ पर सेटिंग की जाती है कि ये कौन सा पेपर हमने यूज़ किया है। ये टाइटल ब्लॉक कौन सा हमने यूज़ किया है, A1 का किया है, A2 का किया या A0 का किया है। इसके बाद है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ले ऑफ एंड लेयर फ्रीज? आंसर है, लेयर ऑफ hides the layer but still affect performance। दूसरा है लेयर फ्रीज, completely disable the layer and improves performance। इसका मतलब यह है कि दोनों में लेयर तो ऑफ हो जाएगी, यानी कि ऑब्जेक्ट तो ऑफ हो जाएगा, लेकिन लेयर ऑफ के अंदर वह ऑब्जेक्ट ड्राइंग के अंदर मौजूद रहेगा और ड्राइंग को अफेक्ट करेगा। जब भी हम जूम इन और जूम आउट करेंगे या फिर रीजन करेंगे तो ड्राइंग कुछ हैवी महसूस होगी उसके कारण, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट हाइड हुआ है और ड्राइंग के अंदर या उसकी मेमोरी में या रैम में वो मौजूद है।
लेकिन फ्रीज करने से वह कम्प्लीटली डिसेबल हो जाएगा, यानी कि ऑफ भी हो जाएगा और रैम से निकल जाएगा वो। जब भी हम ड्राइंग को जूम इन एंड जूम आउट करेंगे तो उसमें वो इफेक्ट नहीं करेगा, इससे कि हमारी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, ड्राइंग की परफॉर्मेंस बढ़ेगी और इम्प्रूव होगी। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है लेयर प्रॉपर्टीज। इसमें ये जो ऑप्शन है ये लेयर ऑफ का ऑप्शन है। ये जो ऑप्शन है ये लेयर ऑफ का है और ये है फ्रीज का ऑप्शन है। इससे लेयर ऑफ हो जाएगी लेकिन मेमोरी में रहेगी, और इससे करने से लेयर ऑफ हो जाएगी और मेमोरी से हट जाएगी और परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। इससे थोड़ी परफॉर्मेंस डाउन होगी। ये दोनों में ये मेन फर्क है। आगे 5वां क्वेश्चन है, व्हाट आर ब्लॉक्स इन ऑटोकैड? आंसर है, ब्लॉक्स आर रीयूजेबल ग्रुप्ड Blocks are reusable grouped objects that reduce file size and maintain consistency. Example doors, windows, furniture. यानी कि ब्लॉक एक बहुत सारे एलिमेंट्स को मिलाकर एक ग्रुप किया हुआ ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि डोर्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसका डोर्स में जैसे आप देख सकते हैं कि उसमें स्विंग होती है, उसमें उसका फ्रेम होता है, सबको हमने एक जगह ग्रुप किया हुआ होता है, तो ये ब्लॉक्स कहलाता है। जैसे विंडो के ब्लॉक हो गए, डोर के ब्लॉक हो गए, फर्नीचर के ब्लॉक हो गई। इसमें आसानी ये होती है कि इसको हम वन क्लिक में सिलेक्ट कर सकते हैं और इरेज, डिलीट या फिर मूव या कॉपी जो भी हमें करना होता है तो वो आसानी से हम कर सकते हैं। और इतने सारे ऑब्जेक्ट होने के बावजूद भी ड्राइंग हेवी नहीं होती है क्योंकि ये ब्लॉक बनाया होता है। चलिए आपको दिखा देते हैं ब्लॉक। जैसे यहाँ पर देखिए ये विंडोज लगाई हुई है यहाँ पे, ये विंडोज ब्लॉक के अंदर है। अगर ये इसको हम एक्सप्लोर करते हैं, ये देखिए ये अलग अलग ऑब्जेक्ट हो गए हैं। तब हमें इसको बार बार यूज करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। हमें इसको एक एक करके सिलेक्ट करना पड़ेगा और मुमकिन है कि इसमें से कुछ ऑब्जेक्ट या कुछ एलिमेंट्स रह जाए कॉपी होने से या फिर मूव होने से। तो इससे बेटर है कि हम इसको एज ए ब्लॉक बना लें और इसको बार बार यूज करते रहें। जैसा कि आप देख सकते हैं और आसानी से हम इसको कॉपी या मूव कर सकते हैं या मिरर कर सकते हैं। इसके बाद है छठा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लॉक एंड डब्ल्यू ब्लॉक? यानी कि ये सवाल है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लॉक और राइट ब्लॉक? ब्लॉक saved inside the current drawing, W block saved as a separate external files, W block saved as a separate external file। इन दोनों में फ़र्क यह है कि दोनों में बनता ब्लॉक ही है, लेकिन ब्लॉक कमांड से हम ब्लॉक बनाएंगे तो वो ड्राइंग के अंदर ही सेव होगा। राइट ब्लॉक से हम जब भी कोई ब्लॉक बनाएंगे तो वो अलग एक्सटर्नल फाइल में सेव होगा और हम उसे किसी दूसरे प्रोजेक्ट पर भी यूज में ले सकते हैं, यानी कि उस फाइल से हम डायरेक्ट उसको इंपोर्ट करवा कर दूसरे किसी प्रोजेक्ट में काम में ले सकते हैं। लेकिन ब्लॉक से बनाया हुआ ऑब्जेक्ट यानी ब्लॉक से बनाया हुआ ब्लॉक उसी करंट ड्राइंग में रहता है, तो हम उसको उसी ड्राइंग में यूज कर सकते हैं। अलग दूसरे प्रोजेक्ट में उसको यूज करने के लिए उसको कॉपी करना पड़ेगा, फिर पेस्ट करना पड़ेगा। इन दोनों में खास फर्क यही है। इसको हम देख लेते हैं एक बार। ब्लॉक बी कमांड, बी एंटर ब्लॉक, यहाँ पर ब्लॉक का नाम दिया, ब्लॉक नेम CIR सर्कल, पिक पॉइंट सेंटर वाला पॉइंट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और इसके बाद कन्वर्ट टू ब्लॉक और अलाउ एक्सप्लोडिंग, इसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसके बाद ओपन इन, इसको हम डिसेबल कर रहे हैं कि हमें उसको ओपन नहीं करना ब्लॉक एडिटर में, डायरेक्ट उसको ब्लॉक बनाना है। ओके, अब ये ब्लॉक बन चुका है। और
W इंटर करने से राइट ब्लॉक का डायलॉग बॉक्स को ओपन हो जाएगा। इसमें हमें बेस पॉइंट सेलेक्ट करना है और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है उसी की तरह। इसमें हम देख सकते हैं कि फाइल नेम एंड पाथ का ऑप्शन आ रहा है कि हमें फाइल कहाँ सेव करनी है। ये दोनों में ये फ़र्क है कि ये इस प्रोजेक्ट से बाहर किसी दूसरी फाइल में सेव होगा और वो प्रोजेक्ट के अंदर ही सेव होता है। इसके बाद है व्हाट इज एक्सरेफ। एक्सटर्नल रेफरेंस एक्सरेफ, शॉर्ट में इसको एक्सरेफ बोलते हैं, फुल फॉर्म है इसकी एक्सटर्नल रेफरेंस। लिंक्स अनदर ड्राइंग external reference xref links another drawing file into the current drawing without increasing file size significantly। यानी कि xref AutoCAD में एक कमांड होती है, उसके ज़रिए से हम दूसरी फाइल्स दूसरी ड्राइंग्स को हम अपनी करंट ड्राइंग में इंसर्ट करवा सकते हैं एज ए एक्सटर्नल रेफरेंस। वो करंट ड्राइंग के अंदर लिंक होगी, ना कि इंपोर्ट होगी। इससे फाइल की परफॉर्मेंस बेटर रहेगी, हैवी नहीं होगी फाइल। और इसमें एक्सटर्नल रेफरेंस की जो फाइल होती है, जैसे खास तौर से हम बनाते हैं कॉलम्स की फाइल होगी, स्ट्रक्चर की फाइल होगी, हम उसको एज ए एक्सटर्नल रेफरेंस यूज करते हैं आर्किटेक्चर की फाइल के अंदर, ताकि हम एक्सीडेंटली उसको मॉडिफाई ना कर सके। यानी कि कॉलम्स मूव ना हो, हमारे बीम्स मूव ना हो। बस हमारा फोकस ये रहता है कि हमें कॉलम्स और बीम्स को देखते हुए हमें आर्किटेक्चर की डिजाइनिंग करनी है, तो इसके लिए हम एक्सरेफ फाइल्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको हम दिखाते हैं, जैसे इस प्लान के अंदर ये एक कॉलेज का प्लान है। इस प्लान के अंदर हम ये जो एक्सिस है हमारी, ये एज ए एक्सटर्नल रेफरेंस है। आप देख सकते हैं कि एक्सटर्नल रेफरेंस एक्स आर, इसकी शॉर्ट फॉर्म है एक्स आर। ये जो फाइल है एक्सरेफ, ये उस ग्रिड की फाइल है, एक्सिस की फाइल है जो हमने इसमें इंपोर्ट की हुई है। क्योंकि हमारे आर्किटेक्चर का प्लान है, हम नहीं चाहते कि हम आर्किटेक्चर पे काम करते हुए हमारी जो एक्सिस है या ग्रिड है वो हमसे एक्सीडेंटली मूव हो जाए और उसके बाद हमें साइड पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। कॉलम्स कहीं आ रहे हैं, हमारी वॉल्स कहीं आ रही है, इसलिए हम इसको एक्सरेफ बनाते हैं। एक्सरेफ का यूज़ करके हम हमारी करंट ड्राइंग में इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद है व्हाट इज द पर्पज ऑफ द पर्ज कमांड। इसका आंसर है removes unused layers, blocks, line type and style to reduce file size। कई बार हम जब ड्राइंग पर या प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो हमें बहुत सारी लेयर्स बनानी पड़ती है। आप देख सकते हैं कि ऑल लेयर्स, इसमें देखो काफ़ी लेयर है, 675 लेयर्स है। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि सारी लेयर्स ही हमारी इसमें काम आ रही है। हो सकता है कि हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स डिलीट कर दिए हों और उसकी लेयर्स इसमें रह गई हो। इसी तरीके से लाइन टाइप होती है, बहुत सारी लाइन टाइप्स हमने क्रिएट की है इसके अंदर, देख सकते हैं आप। तो लाइन टाइप हो गई या कोई टेक्स्ट स्टाइल हो गई या कोई डायमेंशन स्टाइल हो गई है जो हमने क्रिएट की है लेकिन बाद में हमने उसको यूज़ नहीं किया है, तो वो इस ड्राइंग के अंदर ही मौजूद रहती है, जिससे कि ड्राइंग की परफॉर्मेंस बहुत स्लो हो जाती है और ड्राइंग की साइज़ भी, फाइल साइज़ भी हेवी हो जाती है। तो इन सबको हम एक साथ रिमूव करने के लिए हम पी कमांड का यूज़ करते हैं। पी का शॉर्टकट है जो कि पर्ज कमांड का है, पर्ज कमांड। इससे यह स्कैन करेगा पूरी ड्राइंग के अंदर कि अनयूज्ड ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं, जो ब्लॉक्स है, स्टाइल्स है या फिर लाइन टाइप्स है या फिर लेयर्स है, या उनको डिलीट कर देता है, जिससे कि फाइल की परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है। ये देखिए पर्ज कमांड, इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि ये रिमूव कर देगा अगर अनयूज होगी तो। इसको पर्ज ऑल करना है, इसके बाद ये इसको रिमूव कर देगा। आगे देखते हैं व्हाट इज एनोटेशन स्केलिंग। आंसर है इट इंश्योर्स टेक्स्ट डायमेंशंस एंड हैच अपीयर करेक्टली एट डिफरेंट व्यू पोर्ट स्केल।
इसको समझते हैं थोड़ा। जैसे इसमें एक हैच बनाया हुआ है और एक डायमेंशन है, यहाँ भी हैच है और डायमेंशन है। इसको स्केल दी हुई है 1:1। अब हम हैच को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से इस ऑप्शन के द्वारा हम इसको एनोटेटिव बना सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा, हम इसकी प्रॉपर्टी में जाते हैं, CS कमांड से हम इसकी प्रॉपर्टी में जाते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम इसको एनोटेटिव येस कर सकते हैं और नो कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब भी हम स्केल चेंज करेंगे तो यह अपनी साइज को मेंटेन करता रहेगा। इसी तरीके से हम डायमेंशन को सिलेक्ट करते हैं और प्रॉपर्टी में जाते हैं, यहाँ से इसको एनोटेटिव यस और नो कर सकते हैं, तो हमने इसमें यस किया हुआ है। अब इसके बाद जब हम इसको अब इसके बाद हमें यहाँ से इन दोनों ऑप्शंस को ओके करना है, इस वाले को और इस वाले को। इसके बाद जब भी हम स्केल को चेंज करेंगे 1:2 1:2 करने से देखिए ये अपनी जगह पर रहा, ये डायमेंशन और ये हैच में कोई बदलाव नहीं आया, जबकि इसमें डायमेंशन थोड़ा बड़ा हो गया है और इसमें ये भी थोड़े बड़े हो गए हैं। इसमें हैच स्केल भी थोड़ा बढ़ गया और डायमेंशन भी बढ़ गया है। जैसा ही हम इसको थोड़ा बढ़ाएंगे तो आप देख सकते हैं कि हैच और डायमेंशंस अपने साइज को बढ़ा रहा है। इसी तरीके से अगर हम इसको 2:1 करते हैं तो ये इसको हाफ कर देगा, आधा कर देगा, पहले की तुलना में इसको आधा कर देगा। जैसा कि ये पहले था स्टैंडर्ड 1:1 ये था और इसको इसने हाफ कर दिया है। तो यही होता है एनोटेटिव स्केल, ये स्केल के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करता है। 10वां क्वेश्चन है, हाउ डू यू कैलकुलेट एरिया इन ऑटोकैड? इसका आंसर है यूजिंग द एरिया कमांड और लिस्ट कमांड। एरिया कमांड और लिस्ट कमांड को यूज करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट का एरिया निकाल सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं। रेक्टेंगल कमांड का यूज करके हमने एक रेक्टेंगल बनाया। अब इसका एरिया निकालना है हमें, तो इसके लिए एक तो ऑप्शन ये है कि हम इसको सिलेक्ट करें और LI कमांड प्रेस करें, लिस्ट कमांड। तो आप देख सकते हैं इसने हमें एरिया दिया है, ये वाला एरिया, यहाँ पर इसने हमें एरिया दे दिया है। एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन है, हम देखते हैं, हमें टाइप करना है AA इंटर। इसमें हमें ऑप्शन है ऑब्जेक्ट, एड एरिया, सब्ट्रैक्ट एरिया, ऑब्जेक्ट। इसमें बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट है तो हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, इंटर मारते हैं। इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और ये इसने हमें एरिया दे दिया है। यहाँ पे ये एरिया है, ये एरिया हमारा यूनिट के अकॉर्डिंग आया है। अगर यूनिट मिलीमीटर में है तो ये मिलीमीटर स्क्वायर है, अगर फीट इंच में है तो ये फीट स्क्वायर है। 11th क्वेश्चन इसके बाद है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलीलाइन एंड लाइन? लाइन जो होती है वो इंडिविजुअल सेगमेंट होते हैं उसके अंदर, और पॉलीलाइन मल्टीपल कनेक्टेड सेगमेंट ट्रीटेड एज वन ऑब्जेक्ट। यानी कि लाइन के अंदर इंडिविजुअल सेगमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। जब भी हम लाइन बनाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे ऐसे लगेगा जैसे ये बीच में टूटी हुई है। और पॉलीलाइन जो होती है वो मल्टीपल सेगमेंट्स को कनेक्ट करके ऐसे ट्रीट करती है जैसे कि वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। लाइन कमांड, लाइन बनाने के लिए, ये लाइन हो गया। PL कमांड पॉलीलाइन बनाने के लिए। दोनों लाइंस को हमने एक ही तरीके से बनाया है, लेकिन इसमें फ़र्क यह है कि जब भी हम इसको क्लिक करेंगे तो ये अलग सेगमेंट है, इसके बाद ये अलग सेगमेंट है और ये अलग सेगमेंट है। और इसी तरह अगर हम पॉलीलाइन पे क्लिक करेंगे तो यह एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। ये फ़र्क है दोनों लाइन एंड पॉलीलाइन के अंदर। इसके बाद है, व्हाट आर ऑब्जेक्ट स्नैप्स? OSNAP। आंसर है OSNAP
OSNAP helps to draw accurately using points like endpoint, midpoint, center, intersection, etc. यानी कि ड्राइंग को हम जब ड्रॉ करते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉ करते हैं ऑटोकैड में, तो OSNAP हमें बहुत ही हेल्प करता है कि फाइंड करने के लिए कि इस इस ऑब्जेक्ट का एंड पॉइंट कौन सा है, मिड पॉइंट कौन सा है, सेंटर कौन सा और इंटरसेक्शन कौन सा है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये हमारे पास एक लाइन है, यहाँ से हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं या F3 भी हम प्रेस कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट स्नैप ऑफ, हमने ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑफ कर दिया है। अब हमें इस पे लाइन बनानी है। तो अब जब भी अब इसके बाद हम इसको इस पे माउस लेके जाएंगे तो कोई पॉइंट डिटेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे, F3 प्रेस किया, अब हमें इस पे यहाँ पे आएंगे तो हमें ये पॉइंट्स शो होने लगेंगे। जैसे ये एंड पॉइंट हो गया, इसी तरीके से हमें यहाँ पे आएंगे, बीच में आएंगे तो हमें मिड पॉइंट शो करेगा। ये मिड पॉइंट हो गया। ये होता है OSNAP। इसके बाद है 13th क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ हैच कमांड। आंसर है यूज टू फिल इनक्लोज्ड एरिया विद पैटर्न्स, एग्जांपल कंक्रीट, ब्रिक और सैंड। यानी कि इनक्लोज एरिया होना चाहिए, लाइक पॉलीलाइन जो 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 हर तरफ से क्लोज होती हो, उसमें हम अलग अलग पैटर्न्स बना सकते हैं। जैसे कंक्रीट का पैटर्न होगा, ब्रिक का पैटर्न हो गया या सैंड का पैटर्न हो गया। उसके लिए हम हैच कमांड का यूज करते हैं। रेक्टेंगल कमांड से हमने एक रेक्टेंगल बनाया। ये इसकी कंडीशन ये है कि ये क्लोज लूप होना चाहिए, हर तरफ से ये क्लोज होना चाहिए। इसके बाद हम एच कमांड को एक्टिवेट करेंगे और इसमें ऑप्शन होता है पिक पॉइंट और सिलेक्ट। हम इसको सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग तरह के हैचेज हैं। इसमें से हम कोई भी हैच सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कंक्रीट का हैच हो गया या फिर ब्रिक का हैच हो गया, ये है। तो यहाँ से हम इसके स्केल को छोटा बड़ा कर सकते हैं। यह है हैच कमांड। इसके बाद है 14th क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉपी एंड मिरर। आंसर है कॉपी डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि कॉपी के द्वारा हम डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। और मिरर क्रिएट्स ए मिरर्ड कॉपी अलोंग ए सिलेक्टेड एक्सिस, यानी कि एक एक्सिस के अलोंग हम उसको मिरर कर सकते हैं और उसकी कॉपी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसको CO कॉपी कमांड से हम इसकी कॉपी कर सकते हैं। ये इसकी कॉपी कर देगा CO कमांड कॉपी कमांड से। लेकिन मिरर कमांड से एक्टिवेट करने पर MI मिरर इंटर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड फर्स्ट स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ द मिरर लाइन एंड सेकंड पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, तो इंटर। तो मिरर यानी कि इस एक्सिस के अलोंग इसने मिरर कर दिया है और एक कॉपी बना दी है। यह फर्क होता है मिरर एंड कॉपी का। इसके बाद है अगला 15th क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायनेमिक ब्लॉक। A block that allows modification, stretch, rotate, visibility states without exploding it। यानी कि डायनेमिक ब्लॉक में हम मॉडिफिकेशन आसानी से कर सकते हैं। समझ आते, फॉर एग्जांपल, ये एक ब्लॉक है।
अब इसको हमें स्ट्रेच करना है, तो ये स्ट्रेच नहीं होगा जब तक कि हम इसको एक्सप्लोर नहीं करें। जैसे ये एक नॉर्मल रेक्टेंगल है, ये ब्लॉक है, इसको हमें आगे स्ट्रेच करना है। जैसे स्ट्रेच कमांड से हम इसको स्ट्रेच करते हैं तो ये हो रहा है स्ट्रेच, और ये इसको करेंगे तो ये नहीं होगा क्योंकि एक ब्लॉक है, ये नॉर्मल ब्लॉक है। इसी तरीके से हम एक ब्लॉक बनाते हैं इसका, ये ब्लॉक है, इसको राइट क्लिक करेंगे, ब्लॉक एडिटर में जाएंगे, पैरामीटर, लीनियर, क्योंकि हमें इस वे में इसको स्ट्रेच करना है। एक्शन, स्ट्रेच, सिलेक्ट पैरामीटर, पॉइंट, यहाँ से हमें पॉइंट देना है। इसके बाद फ्रेम, इस फ्रेम से हमें इसको स्ट्रेच करना है। उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, राइट क्लिक, क्लोज, सेव। इसके बाद इसमें एरो आ गया है, इसको हम आगे करेंगे या पीछे करेंगे तो ये आसानी से स्ट्रेच हो रहा है। ये पावर है डायनेमिक ब्लॉक की, इसमें हम बहुत सारे पैरामीटर्स यूज कर सकते हैं, स्केल के, स्ट्रेच के, और भी बहुत कुछ आगे है। 16th है, व्हाट आर व्यू पोर्ट्स? विंडोज इन लेआउट स्पेस दैट डिस्प्ले मॉडल स्पेस एट डिफरेंट स्केल। व्यू पोर्ट एक ऐसी विंडो होती है जो लेआउट स्पेस में होती है, और मॉडल स्पेस को हम डिफरेंट स्केल पर इसमें शो करा सकते हैं, जैसा कि हमने पहले देखा है। जैसे ये मॉडल स्पेस है, यहाँ पर स्केल रहती है 1:1 ऑलवेज, और ये है हमारा लेआउट स्पेस। इसमें हम MV टाइप करेंगे, मेक व्यू पॉइंट, MV टाइप करेंगे, मेक व्यू पोर्ट, और इसमें फर्स्ट क्लिक और राइट क्लिक, सेकंड क्लिक। इसके बाद इसके अंदर डबल क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम इसको स्केल को चूज कर सकते हैं, 1:50 या 1:100 या 1:10, जो भी हमारी स्केल है। तो हम मॉडल स्पेस को हम डिफरेंट स्केल पर शो कराने के लिए लेआउट का यूज करते हैं, और लेआउट में हम व्यू पोर्ट्स का यूज करते हैं ताकि हम मॉडल स्पेस को डिफरेंट स्केल पर शो करा सकते हैं। इसके बाद 17th है, व्हाट इज द यूज ऑफ द ऑफसेट कमांड? आंसर है क्रिएट्स पैरेलल और कॉन्सेंट्रिक कॉपीज एट ए स्पेसिफिक डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये लाइन है, हमें इसका ऑफसेट लेना है, हमने 100 मिलीमीटर पर इसका ऑफसेट देना है, यानी कि सेम लाइन को कॉपी करना है 100 मिलीमीटर पर, तो हम ऑफसेट कमांड का यूज करेंगे। ऑफसेट 100, इंटर, और इसको सिलेक्ट किया, 100 पे आ गया, यानी कि इसमें लिखा है पैरेलल, ये पैरेलल कॉपी क्रिएट करेगा इसकी। ऑफसेट कमांड से हम इसकी पैरेलल कॉपी क्रिएट कर सकते हैं, वो भी स्पेसिफिक डिस्टेंस के ऊपर। 18th क्वेश्चन है, हाउ डू यू सेट ड्राइंग स्केल फॉर प्रिंटिंग? सेट स्केल इन व्यू पोर्ट, एग्जाम्पल 1:100, एंड एडजस्ट प्लॉट स्केल इन लेआउट। स्केल सेट करने के लिए हमें सबसे पहले व्यू पोर्ट में आना है। यहाँ पर यहाँ इसके अंदर डबल क्लिक, इसके अंदर हमें डबल क्लिक करना है ताकि इसको हम एक्टिवेट कर सकें स्केल को। अगर ये है बाहर रहेगा तो ये स्केल एक्टिवेट नहीं रहेगी, या फिर इसमें हमें व्यू पोर्ट की विंडो को सिलेक्ट करना है, और यहाँ से हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, और यहाँ से हम इसको स्केल को सेट कर सकते हैं जो भी है स्केल में चाहिए। इसके बाद स्केल सेट होने के बाद हमें Ctrl P प्रेस करके प्लॉटिंग में आना है, प्लॉट। यहाँ से हमें यहाँ से हमें प्रीवियस प्लॉट करना है ताकि बार बार हमें सेटिंग नहीं करनी पड़े। और फिर इसके बाद हमें प्लॉटर सेट करना है, यहाँ पे प्लॉटर सेट हो गया है। हमें DWS to PDF बनाना है, और यहाँ मोनोक्रोम हमने पेन असाइनमेंट ले लिया, मोनोक्रोम। इसके बाद विंडोज़ लेनी है, ये हमारे व्यू पोर्ट की विंडो है। इसके बाद हमें स्केल को फिट टू पेपर करेंगे तो ये NTS बनेगी। यहाँ से हमें इसको स्केल को सेट करना है, जो स्केल हमारी वहाँ थी उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे स्केल सेट करनी है।
1:10 1:8 जो भी है, यहाँ से हमें इसको सेट करनी है, फिर अप्लाई करके हमें इसको ओके करना है। यह स्केल सेट करना प्रिंटिंग के लिए, ये होता है प्रिंटिंग के लिए स्केल सेट करना। नाइनटीन्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लोड एंड ब्रेक? आंसर, एक्सप्लोड separates a block or polyline into individual object, और break removes part of an object between 2 points। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को एक्सप्लोर करते हैं तो वह हर चीज़ को सेपरेट कर देता है, जिसमें पॉलीलाइंस हो गई या इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स हो गए, उसको ये सेपरेट कर देगा। और ब्रेक से हम किसी भी लाइन को हम ब्रेक कर सकते हैं टू पॉइंट के अंदर। चलिए इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक ब्लॉक है, इसमें 2 रेक्टेंगल बने हुए हैं। हम एक्सप्लोड कमांड का यूज करेंगे, एक्स प्रेस करेंगे, एक्सप्लोड, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके। तो ये इसने दोनों रेक्टेंगल्स को अलग कर दिया है। पहले ये एक ही ऑब्जेक्ट था, अभी ये 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट हो गए हैं। इसी तरीके से ये हमारे पास लाइन है। अगर हम टाइप करेंगे BR ब्रेक कमांड का, सिलेक्ट लाइन और सिलेक्ट एनी पॉइंट, हमने मिड पॉइंट लिया है, तो आप देखेंगे कि इसने ये 2 सेगमेंट बना दिए हैं इसके। ये होता है ब्रेक और एक्सप्लोड में फ़र्क। अब इससे अगला 20वां क्वेश्चन है, व्हाट आर लाइन वेट्स? व्हाट आर लाइन वेट्स? लाइन वेट्स क्या होते हैं? लाइन वेट्स डिफाइन थिकनेस ऑफ द लाइन इन प्रिंटेड ड्राइंग। प्रिंटेड ड्राइंग में किसी भी लाइन की थिकनेस को लाइन वेट द्वारा डिफाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास वॉल्स है, हम चाहते हैं कि वॉल्स की जो जितने भी लाइन्स हैं हम उसको थिक करें, तो उसके तो लाइन वेट्स के द्वारा हम उसके थिक कर सकते हैं। आइए समझते हैं इसे। ये सबसे पहले हमें यहाँ से शो हाइट लाइन वेट, इसको ऑन करना है ताकि लाइन वेट शो हो सके। और इसको हमें सिलेक्ट करना है। मान लीजिए ये हमारी लाइन है, हमें इसे थिक करना है। इसको सबसे पहले सिलेक्ट करें, इसके बाद यहाँ से लाइन वेट हमें चूज करना है। तो आप देख सकते हैं कि यह लाइन हमें थिक नज़र आ रही है, और यहाँ से इसको ऑफ करने पर यह शो नहीं होगी। दूसरा इसका एक और तरीका है, वो यह है कंट्रोल P से हम प्लॉट में जाते हैं। तो यहाँ पे हमें, यहाँ से हम इस ऑप्शन से, एडिट ऑप्शन से हम यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमारी वॉल ग्रीन कलर में है, तो हमने ग्रीन कलर सिलेक्ट किया। यहाँ से लाइन टाइप यूज लाइन वेट को हमने यहाँ से सिलेक्ट किया और हमने यहाँ से लाइन वेट बढ़ा दिया। जब भी हम इसको प्रिंट करेंगे, इसको यहाँ से सेव करेंगे, और यहाँ से हमें इस ऑप्शन को हमें टिक ऑन करना है, प्लॉट ऑब्जेक्ट लाइन वेट्स, तभी ये हमारा लाइन वेट प्लॉट होगा। इससे हमारी प्रिंटेड ड्राइंग में लाइन्स हमें थिक नजर आएगी। आगे है, इसके बाद 21वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ मैच प्रॉपर्टीज? इसका आंसर है, कॉपीज प्रॉपर्टीज लाइक लेयर, कलर, लाइन वेट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। यानी कि हम, मान लीजिए हमारे पास कोई लाइन है जिसका कलर अलग है या लाइन टाइप अलग है और उसकी लेयर अलग है। हम चाहते हैं कि ये तीनों चीज़ हमें 1 बाय 1 नहीं करनी पड़े और एक ही क्लिक में हम ये तीनों अप्लाई कर दें किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर। मैच प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। आइए इसको समझते हैं। इसको मैंने लेयर 1 दे दिया है यहाँ से, और इसका कलर ये है, और इसका लाइन वेट मैं थोड़ा इंक्रीज कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यह थोड़ा थिकर लग रहा है और कलर भी इसका ग्रीन है और लेयर भी इसकी चेंज है।
और ये हमारे पास है 0 लेयर में, और हम ये चाहते हैं कि ये इस पे अप्लाई हो जाए। तो मैच प्रॉपर्टी मैच प्रॉपर्टी, सिलेक्ट दिस वन एंड सिलेक्ट दिस वन। तो आप देख सकते हैं कि यह सेम हो गया है, सेम लेयर हो गई है इसकी भी, लेयर 1 और यहाँ से भी और यहाँ से भी सब इस पे अप्लाई हो गया है एक क्लिक के अंदर। तो यह है मैच प्रॉपर्टी का काम। इसके बाद है 22 है, हाउ डू यू मैनेज लार्ज ड्राइंग्स। लार्ज ड्राइंग्स को आप कैसे मैनेज करते हो? आंसर है, इसमें हम सबसे पहले तो हम एक्सरेफ्स यूज करेंगे। अगर हमारे पास जैसे मल्टीपल डिसिप्लिन है, जैसे आर्किटेक्चर का, स्ट्रक्चर का, एमईपी का, तो हम एक ही सारा काम एक ही ड्राइंग में नहीं करेंगे। उसके लिए हम अलग अलग फाइल्स का यूज़ करेंगे, अलग अलग ड्राइंग्स का यूज़ करेंगे, और एक्सरेफ के जरिए हम उनको सबको लिंक करेंगे। इसके बाद हम पर्ज अनयूज डाटा, इसके बाद हम पर्ज कमांड का यूज़ करेंगे, जिससे कि अनयूज्ड ब्लॉक्स, लेयर्स, लाइन वेट्स और अनदर टेक्स्ट स्टाइल्स, डायमेंशन स्टाइल्स जो कि अनयूज्ड है वो डिलीट हो जाएगी और रिमूव हो जाएगी, और ड्राइंग थोड़ी लाइट वेट हो जाएगी। इसके बाद हम यूज़ करते हैं फ्रीज अनयूज्ड लेयर। फ्रीज का यूज़ करने से वो रैम में से वो ऑब्जेक्ट्स रिमूव हो जाते हैं और ड्राइंग थोड़ी लाइट वेट हो जाती है। इसके बाद हम यूज़ करेंगे ऑडिट द फाइल। ऑडिट, AUDIT, ऑडिट, यस। इसको यस करने से ड्राइंग के अंदर जितने भी एरर्स हैं सबको यह फिक्स कर देगा, और ये हमारी ड्राइंग भी लाइट वेट हो जाएगी। इसके बाद 23वां है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनोटेटिव टेक्स्ट एंड स्टैंडर्ड टेक्स्ट। आंसर है, एनोटेटिव टेक्स्ट एडजस्ट ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू व्यूपोर्ट स्केल, स्टैंडर्ड टेक्स्ट डज नॉट। जैसा कि हम पहले ही इसको देख चुके हैं कि एनोटेटिव टेक्स्ट जो होते हैं, या एनोटेटिव जो स्केल होती है टेक्स्ट की या डायमेंशन की या हेज की, जो भी हम यूज करते हैं एनोटेटिव को, वो ऑटोमेटिकली व्यू पोर्ट में सेट हो जाती है अकॉर्डिंग टू स्केल। जबकि स्टैंडर्ड जो टेक्स्ट होते हैं, स्टैंडर्ड जो डायमेंशन हेच होते हैं, वो सेट नहीं होते हैं, उनको हमें मैन्युअली करना पड़ता है। यही फर्क है एनोटेटिव और स्टैंडर्ड के अंदर। इसके बाद है 24 पे है, व्हाट फाइल फॉर्मेट डज ऑटोकैड सपोर्ट। इसमें कुछ कॉमन फॉर्मेट है, जैसा कि DWG हो गया, DXF हो गया, DWF हो गया, PDF हो गया, यह ऑटोकैड इसको सपोर्ट करता है। इसके बाद है 25वां है, व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज एन आर्किटेक्चरल ड्राफ्टमैन। आर्किटेक्चरल ड्राफ्टमैन की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उसके बारे में सवाल है। इसका आंसर है, आर्किटेक्चरल ड्राफ्टमैन को प्रिपेयरिंग आर्किटेक्चरल प्लान्स, एलिवेशंस एंड सेक्शंस, coordinating with structural and MEP teams, following client standards, preparing shop drawings, ensuring drawing comply with building codes। इसमें आर्किटेक्चरल ड्राफ्टमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूछी गई है कि उनको क्या क्या काम करने पड़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले है प्रिपेयरिंग आर्किटेक्चरल प्लान्स। उसको आर्किटेक्चरल प्लान्स तैयार करने होते हैं, एलिवेशन तैयार करने होते हैं, सेक्शन तैयार करने होते हैं, और वेट एरिया डिटेल हो गई, और स्टेयर डिटेल हो गई, और बहुत सारी डिटेल्स हो गई, वो तैयार करनी होती है। और उसके बाद उसको कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, आर्किटेक्चरल वर्सेस स्ट्रक्चरल और आर्किटेक्चरल वर्सेस MEP कि हमने जो बनाया है वो कहीं कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं कर रहा है आर्किटेक्चर से और स्ट्रक्चर से और MEP से। उसके बाद क्लाइंट के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उसको फॉलो करके ड्राइंग पर काम करना होता है। उसके बाद उसको प्रिपेयर शॉप ड्राइंग्स, जैसे कि कुछ कंपनियों में जैसे टेंडर ड्राइंग से स्टार्ट होता है, तो टेंडर ड्राइंग के बाद हमें उनसे शॉप ड्राइंग में बनाना होता है, ताकि साइट पर आराम से इजीली कॉन्ट्रैक्टर काम कर सके। तो उनको शॉप ड्राइंग्स प्रिपेयर करनी होती हैं। और कुछ बड़ी कंपनियों में जैसे ये बहुत सारी स्टेज होती है, जैसे कंसेप्ट ड्राइंग, डिज़ाइन डेवलपमेंट, और IFC शॉप ड्राइंग्स और एज बिल्ट। तो ये सारी ड्राइंग्स ड्राफ्टमैन को प्रिपेयर करनी होती है। उसके बाद ड्राइंग बनाते समय हमें बिल्डिंग कोड्स का भी ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी जो ड्राइंग्स है वो बिल्डिंग कोड के अनुसार ही बन रही है कि नहीं। जैसे स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि हमें कहाँ से कहाँ तक स्टील डालना है, कहाँ तक बेंड डालना है, या स्टीरअप्स प्रोवाइड करनी है, वो सब चीज़ें हमें कोड के अकॉर्डिंग ही करनी पड़ती हैं। तो ये था दोस्तों इंटरव्यू के बारे में कुछ 25 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स, और थोड़ा बहुत उनका एक्सप्रेशन
प्रैक्टिकली भी आपको बताया गया है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको हेल्पफुल रहेंगे इंटरव्यू के दौरान। ऐसे बहुत से क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन मैंने फिलहाल 25 ही लिए हैं। आगे उम्मीद है कि और भी क्वेश्चन इसमें मैं ऐड करता रहूँगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि नया चैनल है, आप सपोर्ट करेंगे तो आगे और भी वीडियोज़ आते रहेंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।